तो दोस्तों, तो आज जो अपनी क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 12 विद्युत वन शॉट करने वाले हैं। आज मैं आपको इसके जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा और इसकी इजी एक्सप्लेनेशन, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली एक बार तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा इस चैप्टर में से। ये शायद इस बार 5 या 6 नंबर का चैप्टर है और इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी बन रहा है इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो पहला टॉपिक अपना है आवेश। देखिए आवेश क्या होता है, इसको अपने चार्ज भी कह देते हैं। ठीक है, आवेश जब किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण करवाते हैं अपनी, तो वहाँ पे आवेश की उत्पत्ति होती है। जैसे कि अपने ने बचपन में बहुत बार किया होगा, अपने स्केल होते हैं वो बालों पे रगड़ के कागज़ के पास लेके जाते हैं अगर उसको, तो वो कागज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे भी अपने आवेश कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, अपने क्या लिखते हैं, परिभाषा लिखिए इसकी। जब किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है। साथ साथ मैं बोल रहा हूँ तो भी आप लिख लीजिए, क्योंकि राइटिंग साफ नहीं हो रही इसमें। यानी कि जब भी किन्हीं दो वस्तुएं हैं अपने पास, उनके मध्य अगर अपने घर्षण करवाते हैं तो वहाँ आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश उत्पन्न करने के लिए अपने पास, अभी तो 10th क्लास में तो घर्षण है, एक घर्षण से अपने घर्षण 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। घर्षण से आवेश उत्पन्न हो सकता है, एक चालन करके होता है विधि, और एक प्रेरण, जो अपने इस साल नहीं 11th या 12th में पढ़ेंगे उसको। उसके बाद अपने आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे C से डिनोट करते हैं अपने। आवेश 3 तरह के होते हैं, एक होता है मिली कूलाम, मिली कूलाम यानी कि 10⁻³ एक माइक्रो कूलाम होता है, माइक्रो कूलाम 10⁻⁶, और एक नैनो कूलाम होता है 10⁻⁹। आवेश 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव धनावेश, एक होता है नेगेटिव ऋणावेश। उसके बाद अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ये अपनी बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा ज्ञात करने का सूत्र होता है अपने पास आवेश बटा समय। आवेश बटा समय। देखिए धारा को अपने कहते हैं आई से धारा डिनोट करते हैं, आवेश को अपने Q से डिनोट करते हैं और समय को T से। ये अपना धारा ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, इसी से देखिए अपने कुल जो अपने आवेश होता है उसका सूत्र भी इसी से निकाल दे सकते हैं। जैसे Q यहाँ पे रह गया, T को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा I/I×T। ये आवेश ज्ञात करने का सूत्र हो गया अपने पास। उसके बाद जो है अपने पास नेक्स्ट जो है वो है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। एम्पियर
देखिए अभी विद्युत धारा का जो एम्पियर है उसको अपने कैसे करते हैं, जैसे कि अपने पास विद्युत धारा I इज इक्वल टू होती है Q/T। देखिए अब जो विद्युत धारा है उसका मात्रक होता है अपने पास एम्पियर बराबर आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे अपने C से करते हैं, और समय का मात्रक होता है सेकंड। ये अपने पास इसका दूसरा मात्रक आ गया। देखिए अपने पास जो विद्युत धारा उसका एक नया मात्रक आ गया एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड। एम्पियर को अपने AMP भी लिख देते हैं, कभी कभी A भी लिख देते हैं। उसके बाद जो है अपने पास विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र है उसको कहते हैं एमीटर। एमीटर विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। इसे जो है विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वो अपने आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है अपने पास विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा भी कई बार पेपर में पूछ लेते हैं अपने से। तो देखिए क्या होगी विद्युत धारा की जो परिभाषा है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। अपने पास 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड, यही होता है अपने पास। तो देखिए लिख लीजिए, साथ में मैं बोल रहा हूँ अभी। विद्युत तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह की दर को 1 एम्पियर कहा जाता है। ये तो हो गई 1 एम्पियर की परिभाषा। देखिए अपने पास जो आवेश है उसको ज्ञात करने का एक और सूत्र है E इज इक्वल टू NE। ठीक है, E इज इक्वल टू NE अपने पास आवेश ज्ञात करने का सूत्र है, जहाँ Q तो हो गया अपने पास आवेश, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E हो गया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए आगे एक यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है वो अपने को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये MCQs में अपने पूछ सकते हैं एग्जामिनर। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अपनी 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे कि Q बराबर 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो Q 1 कूलाम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये दिया हुआ अपने पास। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने n का मान आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये अपने पास जो है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए अपना अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ देखिए क्या होता है, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये अपनी जो NCERT है उसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। ये लाइन भी अपनी जो कॉपी है वहाँ पे नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, विद्युत परिपथ अपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ये एक परिपथ है जिसमें यहाँ पे बैटरी लगी होगी, 1 प्लस 1 माइनस, एक कुंजी, कोई बल्ब लगा दीजिए यहाँ पे अपने। जो विद्युत धारा है वो पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की हो जाती है। ठीक है, ये I विद्युत धारा है, ये विद्युत परिपथ होता है। उसके बाद देखिए अपने आगे चलते हैं विद्युत विभव। देखिए विभव क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए। किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखिए विभव का जो सूत्र है वो क्या होता है, विद्युत विभव, विद्युत विभव यानी कि किया गया कार्य W अपॉन आवेश, जिसे अपने Q से लिखते हैं। ठीक है, ये विद्युत विभव का जो है सूत्र होता है। इसको अपने V इज इक्वल टू W अपॉन Q भी लिख लेते हैं। V यानी विभव,
किया गया कार्य W, आवेश Q। ठीक है। उसके बाद विभव का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट, मात्रक वोल्ट होता है इसका। तो अपने देखिए कार्य का मात्रक, कार्य का जो मात्रक है वो होता है जूल, और समय का मात्रक सेकंड हो गया अपने पास। कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। देखिए अपने जो विद्युत विभव का सूत्र था उसी से उसके वोल्ट यानी कि उसके मात्रक का सूत्र भी लिख लेते हैं। अपने एक और सूत्र लिख सकते हैं उसका, वो क्या होगा, वोल्ट V इज इक्वल टू कार्य किया गया कार्य यानी कि कार्य है, कार्य का मात्रक जूल प्रति कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल कूलाम। ये अपने पास एक और मात्रक आ गया विद्युत विभव का। उसके बाद देखिए जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र के एकांक धनावेश में एक विद्युत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है। विभवांतर जो है उसका भी जो सूत्र है वो भी वही होता है, V से विभवांतर को भी डिनोट करते हैं और विभव को डिनोट करते हैं। तो विभवांतर V बराबर किया गया कार्य W अपॉन आवेश Q। ये भी विभवांतर और विभव दोनों का मात्रक समान होता है। उसके बाद विभव व विभवांतर का मात्रक मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, वोल्ट। दोनों का मात्रक एक ही होता है, वोल्ट। ठीक है। उसके बाद एक वोल्ट की परिभाषा कितनी होती है वो देखते हैं। देखिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम आवेश। ठीक है। इसकी जो ये जो है 1 वोल्ट की परिभाषा है, अभी इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। जब 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अभी मैं लिख के दे देता हूँ आपको, लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट की जो परिभाषा है वो लिख दी है। जब 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यानी कि ये जो सूत्र लिखा था अपनों ने इसी को परिभाषा के रूप में मैंने लिख दिया। तो चलिए अपने जो आगे जो है वो है जो विभवांतर है उसको मापने का जो यंत्र है वो होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसे विद्युत परिपथ के समांतर या पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। जैसे कि अपनों ने जो एमीटर था वो था एक परिपथ था अपने पास, उसके श्रेणी क्रम में एमीटर लगाया था अपनों ने ऐसे। ठीक है। जो ये वोल्ट मीटर है ये एमीटर था, और जो वोल्ट मीटर जो होगा अपना वो अपने विद्युत परिपथ है जैसे ये, इसके पार्श्व क्रम में लगाएंगे यानी कि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे अपने, इसके समांतर लगेगा। ये देखिए इस जो विद्युत है इसके समांतर ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वो एमीटर हो गया, ये है वोल्ट मीटर। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक अपना वो सेल है। सेल की परिभाषा लिख लीजिए आप, कभी कभी पूछ लेते हैं। यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर बनाए रखती है। एक लाइन तो ये हो गई अपने सेल के लिए। दूसरी है विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में चलेगी। पॉजिटिव से नेगेटिव जो है विद्युत धारा हमेशा चलती है। उसके बाद अपना ओम का नियम आता है। तो पहले मैं ओम का नियम लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए जो ओम का नियम है वो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। जॉर्ज साइमन ओम ने ये जो ओम का नियम है उसे दिया। ओम का नियम था क्या? ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। ये ओम का नियम है, इसे अपने को याद रखना है लाइन टू लाइन। ये जो ओम का नियम है इसे अपने को याद रखना है, यही इसकी जो लाइनिंग है ऐसी कैसी आप याद रख सकते हैं, इसको चाहे रट लो आप,
लेकिन ये ऐसा कैसा ये आपको लिखना पड़ेगा यदि ये पेपर में आता है। ओम का नियम जो है वो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये MCQ में पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद देखिए ये जो है ओम के नियम के अनुसार अभी जो अपने पढ़ा उसके अनुसार अपने कह सकते हैं जो विभवांतर V है वो समानुपाती होता है विद्युत धारा I के। लिख सकते हैं यदि अपने ये जो है समानुपाती का निशान है ये इसको हटाते हैं तो क्या एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। वो कांस्टेंट क्या आएगा V इज इक्वल टू लगाएंगे तो R कांस्टेंट आएगा, R इज इक्वल टू कांस्टेंट या फिर इसको अपने नियतांक कहते हैं। ठीक है, R एक नियतांक है जिसे अपने प्रतिरोध भी कह देते हैं। ये अपने ओम का नियम आ गया V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। ये अपना ओम का नियम है पूरा। ठीक है, जो अपना ओम का नियम है V इज इक्वल टू IR, ये वैसे तो याद रखना इसको इतना हार्ड नहीं है लेकिन आपको फिर भी याद नहीं रही तो इसकी जो ट्रिक है वो आप एक वीर नाम याद रख सकते हैं। वीर यानी VIR वीर, V इज इक्वल टू IR, ऐसे करके आप इसको याद भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए ओम के नियम में अपने को विभवांतर V भी पता है, विद्युत धारा R भी पता है, प्रतिरोध R देखिए क्या होता है। देखिए R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रतिरोध का मात्रक है R यानी प्रतिरोध R का मात्रक ओम होता है और इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, R प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए अपने ओम का नियम था V इज इक्वल टू IR, ये था अपना ओम का नियम। इसी से देखिए प्रतिरोध कैसे निकलेगा, V इज इक्वल R इज इक्वल टू V इधर है, I जो है ये बराबर के निशान से इधर जाएगा तो ये गुणा में R के तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, V इज इक्वल टू I हो जाएगा ये। ठीक है, ये अपना प्रतिरोध का सूत्र हो गया। अभी देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम था, प्रतिरोध का मात्रक था अपने पास ओम। उसके बाद V विभवांतर का मात्रक था अपने पास वोल्ट और धारा का मात्रक था अपने पास एम्पियर। ये अपने पास एक और फॉर्मूला आ गया, एक ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर। अभी देखिए कभी कभी पेपर में अपनों से पूछ लेता है एक ओम की परिभाषा दीजिए, तो एक ओम की परिभाषा क्या होगी, यही सूत्र देखिए अपने पास, एक ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ये एक ओम की परिभाषा हो जाएगी। इसे यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि यदि अपने 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं उस पे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर यदि अपने को 1 वोल्ट विभवांतर मिलता है तो वो 1 ओम कहलाता है। ठीक है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर यदि अपने को 1 वोल्ट विभवांतर प्राप्त होता है तो 1 ओम होगा। ठीक है, उसके बाद अभी मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने 1 ओम की जो परिभाषा है वो यहाँ पे लिख दी है, आप नोट कर सकते हैं। किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर यदि 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसे 1 ओम कहते हैं। देखिए उसके बाद अपने क्या पढ़ेंगे, अभी प्रतिरोध है उसके लिए एक लाइन लिख लीजिए आप। अभी यह चालक तार का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित धारा का विरोध करता है। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लिख सकते हैं अपनी। उसके बाद धारा नियंत्रक क्या होता है, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तन करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। उसके बाद वे कारक जिन पर एक चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है वो कौन कौन से है वो देखते हैं अपने। सबसे पहला जो है वो है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि जो चालक तार है
उसकी चालक की लंबाई के समानुपाती। ठीक है। जो दूसरा है वो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। और तीसरा जो है वो है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। देखिए जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है वो देखते हैं अपने। जैसे कि अपने पास कोई चालक तार है, ये अपना एक चालक तार है। ये जो किनारे हैं इसके दो, यानी कि एक इसको देखेंगे तो ये वृत्त बन रहा है, तो ये जो है ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। इसके जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और देखिए अभी आगे जो प्रतिरोध R है वो लंबाई के समानुपाती है उसके अनुप्रस्थ काट के। तो ये R जो है वो समानुपाती हो जाएगा L/A, यानी कि उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अभी देखिए समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा। R बराबर कांस्टेंट क्या लगेगा अपने पास, रो L/A। ये अपना एक और प्रतिरोध का सूत्र आ गया। इसके भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं जो अपनी बुक में दिए हुए हैं, वो आप सोल्व करके देख सकते हैं। यहाँ जो रो है वो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। ये लाइन लिख लीजिए, रो क्या होता है, प्रतिरोधकता। उसके बाद है अपनी विद्युत प्रतिरोधकता रो की परिभाषा क्या है वो देखते हैं। प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता है, उसकी जो परिभाषा है वो क्या है, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलक में से धारा प्रवाहित या फिर धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। ये परिभाषा जो आप याद रखेंगे, क्योंकि ये पेपर में एक या 1-1.5 नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं ओम मीटर। ये जो है रिक्त स्थान में MCQs में भी बहुत बार पूछा गया है। और पिछली साल यानी कि ये अभी जो बोर्ड होने वाले हैं उससे पिछला जो बोर्ड था उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए आगे क्या है, अभी जो आगे अपने हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन जो है उसे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने अभी जो है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन है वो करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है वो देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये कोई दोनों रुकिएगा, अपने पास कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ अपने पास, बैटरी लगी है, कुंजी लगी है। यदि अपने ये प्रतिरोधक है, एक सिरे से दूसरे सिरे पे प्रतिरोधक लगे R1 R2 R3 प्लस माइनस, धारा I से जा रही है। ठीक है, ये अपने पास एक परिपथ है।
देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन का ये परिपथ है। यहाँ पे जो अपने पास प्रतिरोधक है वो एक सिरे से दूसरे सिरे पे लगे हुए हैं, एक दूसरे से मिलकर लगे हुए हैं, ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है। यहाँ पे R1 R2 R3 प्रतिरोधक है। अपने अभी इसमें एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं, जो कभी हमेशा लगता है पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में लगता है। इसमें जो है इस प्रतिरोधक के लिए ये V1 वोल्ट मीटर है, इसके लिए V2 और इसके लिए V3। ठीक है, ये V1 है। यहाँ पे अभी अपने पास एक अलग लाइन है, एक श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में से समान धारा प्रवाहित होती है। इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए ये अपने पास प्रतिरोधक है, यहाँ पे I धारा जा रही है, यानी कि जो धारा है वो इस प्रतिरोधक में से भी आई जाएगी, इसमें से भी आई जाएगी और इसमें से भी आई जाएगी। यहाँ पे आई है, धारा आई है, यानी कि धारा समान रहती है हमेशा, धारा भी कभी भी बदलेगी नहीं इसमें। ठीक है, देखिए आगे। अभी जो है अपने श्रेणी क्रम संयोजन में लगे इन तीनों प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध से भी बड़ा क्वेश्चन बनता है इसमें से, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा इसका। यहाँ पे ब्लैक पेन ले लेता हूँ। देखिए ये श्रेणी क्रम संयोजन में ये जो परिपथ बना है, इसमें अपनी धारा समान बह रही है, धारा समान चल रही है, लेकिन जो इसमें विभवांतर है वो अलग अलग है। इसमें V1 भी विभवांतर है, इसमें V2 है और इसमें V3 भी विभवांतर है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो निकालेंगे अपने, देखिए वो कैसे निकलेगा। जो विभवांतर है इसमें से वो पहले का V1 है प्लस दूसरे का V2 है प्लस तीसरे का विभवांतर V3 है। देखिए अपनों ने ओम का नियम देखा था पहले, क्या था, V = IR, जिसे अपनों ने वीर शब्द से याद रखा था, V = IR। अभी देखिए जो V1 है, V2 है और V3 है, उसके लिए क्या लिखेंगे, ओम का नियम क्या होगा, V1 के लिए, यानी कि जो पहले का V1 के लिए ओम का नियम होगा V1 = I, धारा जो है वो तो समान है, लेकिन R1 के लिए होगा, R1 के लिए V1 है विभवांतर और धारा I है। देखिए उसके बाद दूसरे प्रतिरोध V2 के लिए क्या हो जाएगा, IR2 और V3 के लिए हो जाएगा IR3। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर अपने ये जो तीनों मान है ये रखेंगे, यानी कि V = IR1 + IR2 + IR3 हो गया। क्यों हुआ, यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि V = IR। अभी देखिए क्या हो गया अपने पास, V, ये जो V है इसके लिए अपने सिंपल IR रखेंगे, = I कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये तीनों में से I कॉमन आ रहा है तो I मैंने कॉमन ले लिया, R1 + R2 + R3 आ गया अपने पास। देखिए I से I कैंसिल हो गया, R का मान क्या आ गया अपने पास, R1 + R2 + R3। ये अपना तुल्य प्रतिरोध आ गया श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों का। अभी देखिए इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है, ये जो सूत्र है इससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अतः एकल तुल्य प्रतिरोध बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। अभी अपने पार्श्वक्रम संयोजन को शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है ये पार्श्वक्रम संयोजन। पार्श्वक्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के शिरों पर विभवांतर उपयोग किए
गए विभवांतर के बराबर होता है। यानी कि जो पार्श्वक्रम संयोजन है उसके सिरों पर जो विभवांतर होगा, जो सिरों पर विभवांतर अपने उपयोग करेंगे, जो यूज़ करेंगे, वो जो पूरा विभवांतर है उसके बराबर होता है। कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर है। यानी कि जो अपने पास धारा है वो जो 3 प्रतिरोधक में धारा जो है उसके बराबर होगी। तीनों प्रतिरोधक में जो धारा है उसकी योग के बराबर होगी। ठीक है, जो अपने तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, पार्श्वक्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है। अपनों ने श्रेणी क्रम संयोजन में क्या देखा था, जो इसमें धारा एक समान धारा यानी कि धारा समान रहती है इसमें। ठीक है, और जो इसमें होगा इसमें विभवांतर समान रहने की, विभवांतर इसमें सेम है। ठीक है, ये देखिए मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ये पार्श्वक्रम संयोजन का डायग्राम है। इसमें क्या होगा, जो प्रतिरोधक अपने तीनों प्रतिरोधक जो हैं ये R1, R2 और R3 प्रतिरोधक जो है ये एक दूसरे के समांतर लगे हुए हैं। यही यानी कि पार्श्वक्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन एक की बात है। यानी कि तीनों प्रतिरोध समांतर है एक दूसरे के, और जो धारा I अपनी जा रही है वो आगे जाके तीनों प्रतिरोधक में अलग अलग जाएगी। यानी कि धारा इस पहले प्रतिरोध में I1 धारा जाएगी, दूसरे प्रतिरोध में I2 और तीसरे प्रतिरोध में I3 धारा जाएगी। ठीक है, टोटल धारा अपने पास I चली रही है। उसके बाद एक कुंजी है जिसको मैंने K लिखा है, और बैटरी प्लस माइनस ये बैटरी लगाई हुई है एक। ये अपना जो है पार्श्वक्रम संयोजन का डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद अपने इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। कैसे निकलेगा, चलिए तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं इसका। मैंने आपको बताया था कि कुल धारा जो है वो तीनों प्रतिरोधक में धारा जो है, यानी कि इसमें I1, I2, I3 के योग के बराबर है। यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ठीक है, अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अपने को पता है ओम के नियम के अनुसार अपने ने क्या सीखा था, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V इज इक्वल टू IR था, I यहीं पे रह गया, R इधर चला गया, भाग में आ गया इसके, V अपॉन I आ गया ये। ठीक है, देखिए अब आगे, जो I1 है वो हो जाएगा V, विभवांतर समान है R1। I2 जो है वो हो जाएगा V अपॉन R2, और I3 जो होगा वो हो जाएगा V अपॉन R3। ठीक है, अभी देखिए आगे, अपने पास था वो फॉर्मूला था वो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। देखिए अभी ये जो तीनों I1, I2, I3 के मान है वो इसमें रख देते हैं अपने। इस I की जगह मैं लिख देता हूँ V अपॉन R, V अपॉन R लिख सकता हूँ। I1 की जगह मैं लिखूँगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अभी देखिए इनमें से मैं V कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे जो है V कॉमन ले लूँगा मैं, क्या आएगा मेरे पास, V अपॉन R इज इक्वल टू, V कॉमन लिया, अंदर बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचा। अभी देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये मेरा तुल्य प्रतिरोध आ गया समांतर क्रम या पार्श्वक्रम संयोजन के प्रतिरोधों का। ठीक है, ये आपको तुल्य प्रतिरोध भी पेपर में पूछ लेते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं
इन पे भी आप एक बार नज़र मारिए, क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। यानी कि श्रेणीक्रम संयोजन है अपने पास, जिसमें यदि कोई भी एक अवयव टूट जाएगा तो पूरा का पूरा जो परिपथ है वो खराब हो जाएगा, कोई भी अवयव काम नहीं करेगा उसमें। देखिए अगली लाइन क्या है अपने पास, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणीक्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणीक्रम में धारा एक जैसी रहती है। देखिए अगर अपने पास दो अवयव है कोई, तो यानी कि कोई दो अवयव अपने, तो दोनों में अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो दोनों अलग अलग होगी, लेकिन श्रेणीक्रम संयोजन में ये उपयुक्त नहीं है क्योंकि श्रेणीक्रम में धारा जो है वो समान रहती है, एक जैसी जाती है दोनों में। ठीक है। पार्श्वक्रम संयोजन, पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, यानी कि पार्श्वक्रम संयोजन में जो है प्रतिरोध कम होगा हमेशा। ठीक है। अभी अपने चलते हैं आगे। आगे जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उसके बारे में देखते हैं क्या होता है वो। पहले मैं लिख लेता हूँ उसकी परिभाषा है, फिर उसमें क्या है वो। देखिए जो अपने आगे पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, चलिए देखते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अभी देखिए उस लाइन से अपने को ये पता चल रहा है कि ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय है। ऊर्जा H इज इक्वल टू पी बाई टी, एच इज इक्वल टू पी की जगह वी आई अपॉन टी, वी आई इंटू टी लिख सकते हैं। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर अपॉन आर टी हो गया, यानी कि V और I की जगह अपने ओम का नियम V इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे तो ये हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेना आप, और इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो H इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा। ये हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। देखिए आगे क्या है। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। अभी देखिए आगे ये मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, 2 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। किसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध व समय व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसे जूल का विद्युत धारा का तापन नियम कहते हैं। इसे जूल का विद्युत धारा का तापन नियम कहते हैं। देखिए ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकती है ये एमसीक्यूज या फिर फिलिप्स में। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। विद्युत का जो फिलामेंट होता है, ये जैसे कि अपने पास बल्ब है, इसके अंदर जो ये स्प्रिंग्स होते हैं ना, ये टंगस्टन धातु के बने होते हैं, ये वाले। इसको फिलामेंट्स भी कहते हैं, तंतु भी कहते हैं। ये टंगस्टन के बने होते हैं। आगे देखिए अपने पढ़ेंगे। आगे जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति, वो देखते हैं क्या होता है। देखिए अगला टॉपिक अपना विद्युत शक्ति। ऊर्जा के उपयोग की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि जो ऊर्जा है उसका जो उपभोग करते हैं अपने, उसकी दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि P इज इक्वल टू वी आई, ये शक्ति है। ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई। V और I की जगह अगर अपने ओम का नियम लगाएं तो अपने को क्या मिलेगा, देखिए वी आई स्क्वेयर आर बन जाएगा ये। यानी कि अगर अपने यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे तो अपने पास ये आएगा। P इज इक्वल टू आई की जगह वापस अपने ओम का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए वी स्क्वेयर अपॉन आर, ये है, ये आएगा अपने पास। यानी कि ये भी फॉर्मूला है, ये भी कोई न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा और ये भी बहुत बार काम आएगा। अभी जो अपने आगे जो टॉपिक है वो है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक वॉट होता है। शक्ति का
मात्रक वाट, WATT, ये शक्ति का जो है मात्रक है। देखिए 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर, AMP। वोट और वोल्ट अलग अलग हैं, ध्यान रखना। ये कई बार ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वोट और वोल्ट एक ही होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अभी जो अपना अगला टॉपिक है वो है ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, यानी कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 गुणा 6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होती है। 1 किलोवाट घंटा 3 गुणा 10 की घात 6 जूल होती है। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट होती है, यानी कि जो अपने घर पर बिल आता है, यानी कि 1 यूनिट जो बिल आएगा ना अपने घर पे, 1 यूनिट अपने घरों में जो बिल आता है वो यूनिट में आता है। आपने कब नोटिस किया होगा, जो बिल आएगा वो हमेशा यूनिट में आता है। तो जो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा होती है। थैंक यू।